मुझ जैसी बदसूरत को जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। कौन है आप? मैं एक जिन्न हूँ और इस जादुई तालाब में रहता हूँ। जिन? हाँ, लेकिन तुम अपनी जान क्यों देने जा रही थी प्यारी लड़की? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और इस दुनिया में बदसूरत लोगों का कोई मोल नहीं। ऐसी बात नहीं है प्यारी लड़की, सुंदरता तो मन की अच्छी होती है, तन की सुंदरता तो कुछ समय के लिए ही होती है। हाँ, लेकिन ये बात हर कोई नहीं समझता। छाया, तुम चिंता मत करो और देखती जाओ मैं अब क्या करता हूँ। दिव्यपुर नामक राज्य में राजा इंद्रसेन नाम के एक राजा रहते थे। राजा अपने इकलौते पुत्र राजकुमार आर्यसेन से बहुत प्रेम करते थे। मंत्री जी, पुत्र आर्यसेन कहाँ है? महाराज, वह सुबह से कहीं निकले हुए हैं। वो कहाँ गए हैं? पता नहीं महाराज, आप जानते तो है, राजकुमार बिना बताए ही चले जाते हैं। ठीक है मंत्री जी, आप पता लगाइए कि राजकुमार कहाँ हैं। राजा ये कहकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उस राज्य में अमरनाथ नाम का एक मछुआरा रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं, दीक्षा और छाया। दीक्षा देखने में काफी सुंदर थी, तो छाया थोड़ी बदसूरत। पिताजी, मुझे मिठाई खानी है। आज आप लौटते समय मेरे लिए मिठाई लेकर आइएगा। ठीक है पुत्री, और कुछ? नहीं पिताजी। पिताजी, आप मेरे लिए हल्दी और चंदन ले आइएगा। उनका तुम क्या करोगी? अरे पिताजी, छाया ये सब लगाकर मेरी तरह सुंदर दिखना चाहती है। देखो छाया, मेरे पास तुम्हारी इन फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है, और वैसे भी तुम चाहे जितना भी जतन कर लो, रहोगी तो तुम बदसूरत ही। अमरनाथ ये कहकर मछली पकड़ने नदी किनारे चला जाता है। इधर राजकुमार आर्यसेन अपने मन में तप करते हैं। आज मैं एक आदमी का रूप लेकर राज्य में घूमूंगा और देखूंगा कि राज्य में आखिर चल क्या रहा है। राजकुमार अपना कीमती वस्त्र उतारकर एक साधारण वस्त्र पहन लेते हैं और फिर राज्य के दौरे पर निकल जाते हैं। राज्य तो काफी साफ सुथरा दिख रहा है। पिताजी ने यहाँ साफ सफाई का काम अच्छी तरह से करवाया है। राजकुमार राज्य घूमते घूमते जंगल की तरफ आ जाते हैं, जहाँ उन्हें आवाज सुनाई देती है। मेरी कोई मदद करो। मेरी कोई मदद करो। अरे ये आवाज किसकी है? शायद ये आवाज जंगल के अंदर से आ रही है। मुझे अंदर जाकर देखना होगा। राजकुमार अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें एक हाथी जख्मी हालत में मिलता है। अरे, तुम्हारा ये हाल किसने किया? मुझे बचा लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। राजकुमार ये कहकर वैद्य जी को लेने जाते हैं। वैद्य जी, जल्दी चलिए मेरे साथ। अरे भाई, क्या हुआ है? तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वैद्य जी के पूछने पर राजकुमार उन्हें हाथी के बारे में बताते हैं। भाई, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं उन जंगली जानवरों का इलाज करूं। जाओ,
मुझे मेरा काम करने दो और खुद भी अपना काम करो। राजकुमार वैद्य जी की बात सुनकर दुखी मन से वहाँ से जाने लगते हैं। अच्छा सुनो भाई, ये लो मरहम और दवाई। तुम उस हाथी की चोट पर इस मरहम को लगा देना और दवाई खिला देना, हो सकता है वो अब बच जाए। राजकुमार जंगल वापस आते हैं और हाथी को मरहम लगाकर दवाई खिला देते हैं। तुम कौन हो और तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मेरा नाम रामू हाथी है। मैं इसी जंगल में रहता हूँ। आज एक शिकारी ने मेरा शिकार किया और मुझे घायल छोड़कर चला गया। तुम परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजकुमार रामू की अच्छी तरह मरहम पट्टी करते हैं, इसलिए उसे आराम मिल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी जिंदा नहीं बचता। अब रामू और राजकुमार की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इधर अमरनाथ मछली पकड़ने के लिए नदी किनारे जाता है। आज मुझे जल्दी जल्दी मछली पकड़ना होगा, तभी मैं अपनी राजदुलारी के लिए मिठाइयाँ लेकर जा सकूंगा। अमरनाथ अपने मन में ये सोचकर नदी किनारे मछली पकड़ने बैठ जाता है। कितना समय हो गया, अभी तक एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। हे भगवान, जल्दी ही मेरे जाल में कुछ मछलियाँ फंस जाए। अमरनाथ अभी भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि तभी एक बड़ी सी मछली उसके जाल में फंसती है। लगता है मछली जाल में फंस गई हो, लेकिन मैं इसे पानी से खींच क्यों नहीं पा रहा। अमरनाथ अपनी पूरी ताकत लगाकर मछली को निकालने में कामयाब हो जाता है। अरे ये तो अच्छी खासी बड़ी मछली है, आज तो मैं इसे बेचकर ढेर सारा पैसे कमाऊंगा। अमरनाथ ये कहकर मछली को काटने लगता है, तभी वो देखता है। अरे ये क्या, मछली के पेट में तो सोने के सिक्के हैं। इन सिक्कों से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। अमरनाथ मछली के पेट से सारे सिक्के निकालने लगता है, बिना ये जाने कि दूर खड़ा गगन चोर उसे देख रहा है। अरे वाह, इस मछुआरे के पास तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ऐसा करता हूँ, मैं इन्हें चुरा लेता हूँ। गगन चोर सोने के सिक्के चुराने की योजना बना ही रहा था कि तभी वो देखता है। अरे मैं अपना सामान उठाना तो भूल ही गया। ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को यहीं रखकर सारा सामान उठा लेता हूँ। अमरनाथ सोने के सिक्के वहीं रखकर अपना सामान उठाने के लिए जैसे ही झुकता है, तभी गगन चोर अपना मुंह ढककर सारे सिक्के लेकर भाग जाता है। चोर चोर, कोई पकड़ो इस चोर को, पकड़ो चोर। मेरे तो किस्मत ही खराब है, अब मुझे फिर से इन मछलियों को बेचना होगा। अमरनाथ दुखी मन से वो मछली बाजार में बेचकर मिठाई लेकर अपने घर जाता है। पिताजी आप आ गए, मेरे लिए मिठाई लाए ना? हाँ बिटिया रानी, भला ऐसा हो सकता है कि मेरी राजदुलारी मुझसे कोई फरमाइश करे और मैं उसे पूरी ना करूं? पिताजी ये मिठाई बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी मुझे भी ये मिठाई दीजिए। मैंने कितनी बार कहा है कि अपनी यह वस्त्र शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो।
हाँ पिताजी, सही कहा आपने। इसे देखकर तो मेरा दिन भी खराब हो जाता है। पिताजी, अगर मैं बदसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। अमरनाथ और दीक्षा की बात सुनकर छाया रोते हुए नदी किनारे चली जाती है। मैं दीक्षा की तरह सुंदर क्यों नहीं हूँ? दूसरी तरफ राजा राजकुमार से कहते हैं, पुत्र, आप राज्य में ये क्या करते फिर रहे हैं? पिताजी, मैं राज्य के लोगों के बीच रहकर उनका रहन सहन देखना चाहता हूँ। अभी राजा और राजकुमार बातें ही कर रहे थे कि तभी मंत्री जी वहाँ आ जाते हैं। क्षमा चाहूंगा महाराज, मगर एक जरूरी बात करनी है। कहिए मंत्री जी, क्या बात है? महाराज, राज्य में एक चोर घुस आया है जो पूरे राज्य में चोरियां कर रहा है। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? चोर और हमारे राज्य में? जी महाराज। मंत्री जी, फिर तो हमें जल्द से जल्द उस चोर को पकड़ना होगा। पिताजी, उस चोर का पता मैं लगाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। राजकुमार ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। मुझ जैसी बदसूरत को जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मर जाना चाहिए। छाया अपने मन में ये सोचकर तालाब में कूद जाती है। तभी तालाब से एक जिन्न प्रकट होता है और वो छाया को तालाब से बाहर निकालता है। कौन है आप? मैं एक जिन्न हूँ और इस जादुई तालाब में रहता हूँ। जिन? हाँ, लेकिन तुम अपनी जान क्यों देने जा रही थी प्यारी लड़की? जिन्न के पूछने पर छाया उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर जिन्न कहता है, छाया, तुम चिंता मत करो और देखती जाओ मैं अब क्या करता हूँ। जिन्न ये कहकर अपने जादू से छाया को बदसूरत से सुंदर बना देता है और फिर उसे एक फल देकर कहता है, ये लो छाया, इस फल को खा लो। इसे खाने से तुम आने वाली हर मुसीबत से सुरक्षित रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर आप ना होते तो मैं अपनी जान दे चुकी होती। कोई बात नहीं प्यारी लड़की, तुम अब घर जाओ और हाँ, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं वादा करती हूँ आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। छाया जिन्न से वादा करके अपने घर लौट आती है और जिन्न बंदर का रूप लेकर गायब हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने पिताजी से वादा तो कर लिया, लेकिन अब मैं इस पूरे राज्य में उस चोर को कैसे ढूंढूंगा? राजकुमार ये बात सोचते सोचते जंगल में अपने दोस्त रामू के पास जाते हैं। साथी, तुम आ गए। आज बहुत देर कर दी। हाँ रामू, मैं थोड़ा परेशान हूँ। किस बात के लिए? रामू के पूछने पर राजकुमार उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर रामू कहता है, अच्छा, इसका मतलब आप राजकुमार हैं? हाँ, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं उस चोर को नहीं पकड़ पाऊंगा। ठीक है राजकुमार। अच्छा रामू, अब मैं उस चोर को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना।
राजकुमार ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ छाया अपने घर जाती है। अचानक से उसकी इतनी सुंदरता को देखकर दीक्षा और अमरनाथ हैरान रह जाते हैं। अरे छाया, तुम अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मैंने हल्दी और चंदन लगाकर तालाब के पानी में मुंह धोया और सुंदर हो गई। छाया की बातें सुनकर दीक्षा उसकी सुंदरता से जलते हुए कहती है, तुम कुछ भी कर लो, मेरी जितनी सुंदर कभी नहीं हो सकती। क्यों पिताजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं दीक्षा, तुम गलत कह रही हो। मेरी पुत्री छाया इस समय तुमसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। अमरनाथ की तारीफ पर दीक्षा जल जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन छाया, ये लो गंदे कपड़े और इन्हें तालाब पर जाकर धो। छाया गंदे कपड़े तालाब पर धोने पहुँच जाती है। तभी गलती से सारे कपड़े तालाब में गिर जाते हैं। अरे ये क्या? ये कपड़े तो मुझसे तालाब में गिर गए। अब मैं क्या करूं? छाया उन कपड़ों को निकालने के लिए तालाब में कूद जाती है। तभी वो तालाब के अंदर देखती है। अरे वाह, यहाँ इतना सारा खजाना। छाया ये सोच ही रही थी कि तभी वही जिन उसके पास प्रकट होता है। छाया, ये सारा खजाना मेरा है और तुम जितना चाहो उतना खजाना यहाँ से लेकर जा सकती हो। छाया जिन्न की बात सुनकर अपने मन में सोचती है, अगर मैं थोड़ा सा खजाना लेकर पिताजी को दे दूं, तो इससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और पिताजी को मछली भी नहीं पकड़नी पड़ेगी। क्या सोच रही हो प्यारी लड़की? कुछ नहीं। छाया जिन्न के कहने पर थोड़ा सा खजाना लेती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे वही गगन चोर देख लेता है। अरे वाह, इस सुंदर स्त्री के हाथ में इतना सारा खजाना। अगर मैंने इसे चुरा लिया तो मैं जीवन भर के लिए अमीर बन जाऊंगा। गगन चोर ये सोचकर छाया का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है और छुपकर सब देखता है। पिताजी, ये खजाना मुझे तालाब से मिला है, आप इसे रख लीजिए। अब हमारी सारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत कीमती है। मेरी प्यारी पुत्री, तुम्हें हमारी कितनी चिंता है। पुत्री लाओ, मैं यह खजाना संभाल कर रख देता हूँ। अमरनाथ ये कहकर संदूक में खजाने को रख देता है। छाया के प्रति अमरनाथ का प्रेम देखकर दीक्षा अपने मन में सोचती है, इस छाया का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना पिताजी तो सिर्फ इसकी ही बात सुनेंगे। अमरनाथ को खजाना संदूक में रखता देख गगन चोर अपने मन में सोचता है, इस खजाने को चुराने का अभी सही समय नहीं है। जैसे ही कोई अच्छा मौका हाथ लगेगा, मैं इसे चुरा लूंगा। रात का समय था। राज्य में घूमते घूमते राजकुमार आर्यसेन अपने मन में सोचते हैं, बहुत भूख लग रही है। इस समय मुझे खाने को कहां से कुछ मिलेगा। लगता है कि सब सो गए हैं। ये मौका सही है, मैं अभी उस खजाने को चुरा लेता हूँ। गगन चोर अमरनाथ के घर में घुसकर उसके संदूक से सारा खजाना चोरी करके भागने लगता है। तभी अमरनाथ की आंख खुल जाती है
और वो चिल्लाने लगता है। चोर चोर चोर, कोई पकड़ो, ये मेरे घर से चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे, चोर 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 चोर, कोई पकड़ो, ये मेरे घर से चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे, चोर। अमरनाथ की आवाज सुनकर राजकुमार उस चोर को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है वो चोर जिसने राज्य के लोगों को परेशान कर रखा है। अब बताता हूँ चोरी करने की क्या सजा होती है। राजकुमार ये कहकर उस चोर को पेड़ से बांध देते हैं। फिर अमरनाथ से कहते हैं, ये लीजिए आपका खजाना, अब इसे संभाल कर रखिएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। काका, मेरा नाम नीरज है। मैं यहाँ नया हूँ। अगर आप बुरा न माने तो क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने हमारी इतनी मदद की है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। अमरनाथ ये कहकर छाया से खाना लाने को कहता है और फिर राजकुमार के साथ बैठ जाता है। पिताजी, ये लीजिए, अगर और खाने की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। राजकुमार छाया की सुंदरता को देखकर दंग रह जाते हैं। खाओ पुत्र, पेट भरकर खाओ। खाना खाने के बाद राजकुमार अमरनाथ से कहते हैं, काका, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके घर कुछ दिन रह सकता हूँ? वो क्या है ना कि मैं इस राज्य में अभी किसी को नहीं जानता। ठीक है पुत्र, तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो। अगले दिन छाया बड़े झरने के पत्थर पर बैठी थी। तभी उसके पीछे राजकुमार आते हैं और कहते हैं, छाया, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जी कहिए। फिर राजकुमार छाया को अपनी सारी सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर छाया हैरान रह जाती है। आप राजकुमार आर्यसेन हैं? हाँ, और आप मुझे बहुत पसंद आ गई हैं, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? राजकुमार की बात सुनकर छाया शर्माते हुए उन्हें हाँ कर देती है। फिर अमरनाथ राजकुमार की सच्चाई जानकर खुशी खुशी उन दोनों का विवाह करा देते हैं। छाया राजकुमार की पत्नी कैसे बन सकती है, जबकि उसकी जगह तो मुझे होना चाहिए था। नहीं, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छाया, आज मैं तुम्हें अपने साथी से मिलवाने ले चलता हूँ। कहाँ? ये तो तुम्हें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। राजकुमार ये कहकर छाया को जंगल में ले जाते हैं, जहाँ पर छाया को अपने पीछे आता हुआ एक बंदर महसूस होता है। क्या हुआ? शायद एक बंदर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये जंगल है, यहाँ इनका आना आम बात है। राजकुमार छाया को अपने दोस्त रामू से मिलवाते हैं। इनसे मिलो, ये है मेरे साथी रामू, और रामू ये है मेरी धर्म पत्नी छाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। राजकुमार, क्यों ना हम रामू को अपने साथ महल में ले चलें? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रामू से भी तो पूछो, क्या तुम हमारे साथ हमारे महल में रहना पसंद करोगे? हाँ बिल्कुल, आपके जैसे दोस्त का साथ भला कौन नहीं चाहेगा। वो तीनों अब जंगल से लौट रहे थे, तभी मंत्री जी वहाँ आते हैं। राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है। ठीक है मंत्री जी, चलिए।
राजकुमार, मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है। क्या मैं उनसे मिलने घर जाऊं? ठीक है छाया। मंत्री जी, आप छाया को मायके छोड़कर फिर महल आइए। दीक्षा, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी घर पर नहीं है। ऐसा करते हैं, चलो हम दोनों खुद उनके पास चलते हैं। दीक्षा अपनी योजना के तहत छाया को घर से दूर एक सुनसान गुफा के पास ले जाती है और ये सब देख वही बंदर तुरंत महल जाता है। दीक्षा, यहाँ तो पिताजी नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले आई हो? अरे छाया, डरती क्यों हो? पिताजी इस गुफा के अंदर हैं। चलो अंदर। दीक्षा ये कहकर छाया को उस गुफा में ले जाती है। दीक्षा, तुमने तो कहा था यहाँ पिताजी हैं, पर वो मुझे कहीं नहीं दिख रहे। मैंने झूठ कहा था तुम्हें इस गुफा में लाने के लिए। ये तुम क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दीक्षा ये कहकर छाया को एक पेड़ से बांध देती है। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बहन नहीं, दुश्मन हो तुम मेरी। मैं राजकुमार को पसंद करती थी और विवाह तुमने कर लिया। अब तुम्हें मरना होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो दीक्षा। छाया के दर्द की परवाह किए बिना दीक्षा उसे आग लगा देती है। इधर बंदर महल में आकर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, आपकी पत्नी की जान खतरे में है। जल्दी मेरे साथ उस गुफा में चलिए। बंदर की बात सुनकर राजकुमार गुफा में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि छाया आग में जल रही है। देखा तुम्हारा अंजाम। अब तुम्हारी जगह मैं राजकुमार से विवाह करूंगी। कभी नहीं, मैं तुम जैसे से कभी विवाह नहीं करूंगा। राजकुमार ये कहकर छाया के पास जाते हैं और दुखी मन से कहते हैं, छाया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। राजकुमार के इतना कहते ही छाया दोबारा जिंदा हो जाती है। ये क्या? तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? दीक्षा के सवाल पर बंदर अपने असली जिन्न के रूप में आ जाता है और कहता है, तुमने हमेशा छाया के साथ गलत किया, उसे बदसूरत के ताने मारती रही, और जब मैंने उसे सुंदर बना दिया तो तुम उससे जलने लगी। मैं पहले से ये जानता था कि तुम उसे नुकसान पहुंचाओगी, इसलिए मैंने छाया को जादुई फल खिलाया था ताकि वो तुमसे बच सके। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन्न ये कहकर दीक्षा को बदसूरत बना देता है। अपनी बदसूरती देखकर दीक्षा छाया से कहती है, छाया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और मेरी यही सजा है कि मैं जिंदगी भर इस बदसूरती के साथ जीऊं।